नमस्कार। जापान में हाल ही में ना एक भूकंप की कथित भविष्यवाणी को लेकर काफी चर्चा हुई। हाँ, मैंने भी सुना। ये एक पुरानी जापानी कॉमिक मांगा से जुड़ी थी और इसमें 5 जुलाई 2025 की एक तारीख दी गई थी। अच्छा। तो आज हम इसी मामले की थोड़ी तह तक जाएंगे, देखेंगे कि इस पूरी कहानी में हकीकत क्या है और अफवाह क्या। हमारे पास जापान भूकंप तथ्य और मिथक शीर्षक वाले एक लेख से कुछ जानकारी है। कोशिश रहेगी कि इसे खंगाल कर एक साफ तस्वीर सामने रखें। बिल्कुल जरूरी है यह। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये भविष्यवाणी वाली बात आई कहाँ से, ये शुरू कहाँ से हुआ। हाँ, देखिए, ये मामला असल में जुड़ा है 1999 में छपी एक मांगा से। रियो तात्सुकी की। नाम था द फ्यूचर आई सॉ। 1999 की, काफी पुरानी है। हाँ, लेकिन इसे 2021 में दोबारा पब्लिश किया गया था। और इसमें ना एक जगह जुलाई 2025 में एक बड़ी तबाही का जिक्र है। बस इतनी सी बात। सिर्फ इतना? बड़ी तबाही? हाँ, मतलब कोई साफ भूकंप का जिक्र नहीं था, बस बड़ी तबाही। लेकिन इसी बात को फिर बिल्कुल, इसी बात को खासकर सोशल मीडिया पर दुनिया भर में ऐसे फैलाया गया मानो 5 जुलाई 2025 को जापान में कोई भयंकर भूकंप आने ही वाला है। अरे बाप रे। हाँ, और इस अफवाह का असर भी फिर दिखने लगा। जैसे हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, चीन, इन बाजारों में सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ने इसे खूब हवा दी। तो असर क्या हुआ इसका, जमीनी स्तर पर? नतीजा ये हुआ कि कुछ एयरलाइंस ने, जैसे HK एक्सप्रेस है, ग्रेटर बे, हांगकांग एयरलाइंस, इन्होंने दक्षिणी जापान जैसे कागोशिमा जाने वाली अपनी उड़ानें या तो रद्द कर दी या कम कर दी। सच में? सिर्फ एक अफवाह की वजह से? हाँ, और कई यात्रियों ने भी अपनी यात्राएं टाल दी, जबकि जापानी अधिकारियों की तरफ से ऐसी कोई वास्तविक चेतावनी जारी नहीं की गई थी। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है ना? दिलचस्प यही है कि कैसे एक कॉमिक की, वो भी एक अस्पष्ट सी बात, और सोशल मीडिया की ताकत, कैसे वो मिलकर हजारों किलोमीटर दूर असल दुनिया के फैसलों पर असर डाल सकती है। कमाल है। लेकिन क्या उस वक्त जापान में सचमुच कोई भूकंपीय गतिविधि हो भी रही थी या सब हवाबाजी था? नहीं, यहीं पर हकीकत और अफवाह का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, भूकंपीय गतिविधि तो हो रही थी। अच्छा। कहाँ पर? जापान का जो दक्षिण पश्चिमी टोकरा द्वीप समूह है कागोशिमा प्रांत में, वहां जून के आखिर से ही ना भूकंप के झटकों का एक सिलसिला चल रहा था, जिसे वैज्ञानिक स्वॉर्म कहते हैं। भूकंप का स्वॉर्म? कई सारे झटके? हाँ बिल्कुल। 25 जून से 4 जुलाई के बीच आप मानिए 1100 से ज्यादा झटके दर्ज किए गए। 1100 से ज्यादा? हाँ, इनमें सबसे ताकतवर झटका 4 जुलाई को आया था। उसकी तीव्रता जापानी JMA स्केल पर 6 लोअर थी। 6 लोअर? ये कितना तीव्र होता है? देखिए, JMA स्केल ये मापता है कि किसी जगह पर झटका कितना महसूस हुआ। 6 लोअर काफी तीव्र होता है, मतलब लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी ले जाना पड़ा। ओह, तो कुछ नुकसान हुआ? नहीं, राहत की बात यह है कि कोई बड़े नुकसान या सुनामी की खबर नहीं आई, और 3 जुलाई को भी एक 5.5 तीव्रता का झटका आया था। तो कहने का मतलब है कि भूकंप या हलचल तो वास्तविक थी, लेकिन ये वो महाविपत्ति नहीं थी जिसकी अफवाह फैली हुई थी। विशेषज्ञ इसे एक सामान्य, थोड़ी बड़ी हुई जरूर पर क्षेत्रीय गतिविधि ही मान रहे हैं। तो असली झटके भी आ रहे थे, लेकिन डर किसी और ही काल्पनिक चीज का फैलाया जा रहा था। ये सच में अजीब है। बिल्कुल। अच्छा, इस भविष्यवाणी वाली बात पर मांगा के लेखिका या प्रकाशक ने कुछ कहा? उनकी तरफ से कोई बयान आया? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई, मांगा की जो लेखिका है रियो तात्सुकी, वो कोई भविष्यवक्ता नहीं है। जाहिर है। और उस तारीख का जिक्र वो बस कहानी का एक काल्पनिक हिस्सा था, कोई असली भूकंप की भविष्यवाणी नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसे गंभीरता से ना लिया जाए। ठीक है, तो ये तो हुई लेखक की बात। अब वैज्ञानिक नजरिया क्या कहता है? क्या भूकंप की भविष्यवाणी करना मुमकिन है आज की तारीख में? देखिए, इस पर विज्ञान का मत एकदम साफ है। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी यानी JMA और दुनिया भर के वैज्ञानिक सभी यही कहते हैं कि मौजूदा विज्ञान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। कोई भी नहीं? नहीं, जिससे किसी भूकंप की सटीक तारीख, जगह और तीव्रता पहले से बताई जा सके। ये असंभव है। असंभव? हाँ, JMA के जो प्रमुख हैं रोइची नोमुरा, उन्होंने तो ऐसी तारीख बताकर की जाने वाली भविष्यवाणियों को सीधे सीधे धोखा कहा है। धोखा काफी सख्त शब्द है। बिल्कुल। और उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे डरने के बजाय आपदा से निपटने की तैयारी पर ध्यान दें,
जो कि ज्यादा जरूरी है। सही बात है। तो अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये घटना साफ दिखाती है कि वैज्ञानिक तथ्यों और अफवाहों के बीच कितना बड़ा फासला हो सकता है और कैसे अफवाहें भारी पड़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर सार ये निकला कि 5 जुलाई को कोई भविष्यवाणी वाला महाभूकंप नहीं आया, वो सब अफवाह थी। बिल्कुल। हाँ, टोकरा द्वीप समूह में असल भूकंपीय गतिविधि जरूर हुई, जो सामान्य से थोड़ी ज्यादा थी, पर वो एक अलग चीज है। सही। लेकिन जो डर फैला उसका आधार विज्ञान कतई नहीं था, वो एक कॉमिक की गलत व्याख्या और शायद सोशल मीडिया के असर पर आधारित था। आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, सबसे जरूरी बात यही है कि जापान जैसे भूकंप संभावित इलाकों में, या सच कहें तो कहीं भी, अफवाहों पर ध्यान देने या घबराने के बजाय हमेशा तैयारी पर जोर देना चाहिए। तैयारी पर? हाँ, और किसी भी जानकारी को मानने से पहले उसका स्रोत क्या है ये जांचना, उसकी पुष्टि करना, ये बेहद अहम है। आजकल ये और भी जरूरी हो गया है। ये बात तो है, स्रोत की पुष्टि करना। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। ये पूरा वाक्य हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज के इस डिजिटल युग में गलत जानकारी कितनी तेजी से हाँ, और कितनी दूर तक फैल सकती है, और कैसे ये आसानी से विज्ञान पर आधारित तथ्यों पर भी हावी हो सकती है। बिल्कुल। ये एक बड़ा खतरा है जिस पे सबको गौर करना चाहिए। इस पर गौर करना वाकई जरूरी है।